हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम सीपीसीटी की नई स्लाइड्स और नए एमसीक्यू के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी सीपीसीटी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला प्रश्न है हमारे सामने। लिखा है, कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में यूपीएस का क्या अर्थ है? यूपीएस का क्या अर्थ है? यूनिक पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, अल्ट्रा पावर सप्लाई। वैसे यहाँ पर यूपीएस का अर्थ पूछा है तो अर्थ मैं समझाऊंगा आपको। एक्चुअल में अगर यूपीएस की हमसे क्या फुल फॉर्म पूछते तो उसका उत्तर है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पर अगर अर्थ पूछा है कि इसका मतलब क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप कंप्यूटर सिस्टम पर कोई कार्य कर रहे होते हैं, कार्य करते करते अगर अचानक से बिजली चली जाती है तो क्या होता है, डायरेक्ट जो काम आपके बीच में अधूरे छूट जाते हैं वो छूट ही जाते हैं और सिस्टम बंद हो सकता है। तो मतलब आपका जो काम है वो अधूरा ही रह जाएगा अगर बिजली बंद हो जाती है तो। पर यूपीएस क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ में यूपीएस लगा होता है, उससे क्या होता है, ये कुछ समय आपको देता है बिजली बंद होने के बाद भी। जिससे क्या होता है कि जो आप काम प्रोसेस कर रहे हैं या तो उसको कंप्लीट कर ले, कुछ समय का बचा है तो, या फिर उसको सेव कर सकते हो। आया समझ में? यूपीएस का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारे सामने। लिखा है, चुंबकीय टेप किस प्रकार की मेमोरी है? चुंबकीय टेप किस प्रकार की मेमोरी है? तो ऐसी मेमोरी या ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिसमें चुंबकीय या मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता है तो किस प्रकार की मेमोरी है? रैंडम एक्सेस है, सिक्वेंशियल एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस या वोलेटाइल एक्सेस? तो इसका सही उत्तर होने वाला है सिक्वेंशियल एक्सेस। क्या होता है सिक्वेंशियल एक्सेस, समझ लीजिए। ऐसी मेमोरी या ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिसके अंदर मैग्नेटिक टेप यूज़ होती है, उसमें क्या होता है, जो डेटा है जब आप उसको सेव करते हैं तो वो सिक्वेंस से सेव होता है, एक एक करके, एक एक यूनिट करके सेव होता है। आया समझ में? तो होगा क्या कि आप जब इसको सीन करोगे, मान लो कि आपके पास उसमें पाँच मिनट का वीडियो है, तो आप उसको जब सीन करते हो तो डायरेक्ट ही कहीं से उठाकर शुरू नहीं कर सकते, आप उसको शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लो कि आपको 3 मिनट के बाद में वीडियो शुरू करना है तो ऐसा नहीं होता, उसको शुरू से ही देखना पड़ेगा आपको। आया समझ में? चलिए, ये होता है सिक्वेंशियल एक्सेस के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारे सामने। लिखा है, सीडेक द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कि सीडेक ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कौन सा बनाया था? देखो, यहां पर सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है जो सबसे फास्ट होते हैं, और बात हो रही है भारत की कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो उसका उत्तर बता देता हूँ, वो होता है परम 8000। कौन सा है? आईएमपी प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। परम 8000। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों लिखा? सुन लीजिए, परम डायरेक्ट कोई ऐसे ही नाम नहीं दे दिया है। परम में ये जो पैरा लिखा है इसका नाम है पैरेलल। क्या नाम है? पैरेलल। और एम से होता है मशीन, पैरेलल मशीन। और ये जो भारत में आया था वो आया था आपका 1991 में। कब आया था? विजय भटनागर के अध्यक्षता में आया था ये परम 8000 सुपर कंप्यूटर भारत में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगला एमसीक्यू है हमारे सामने, बड़ा ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है कि कंप्यूटर की गति मापने के लिए हमको कंप्यूटर की गति को मापना है। उसके लिए MIPS का पूर्ण रूप क्या है? MIPS का पूर्ण रूप मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मेमोरी इनपुट प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी इंस्ट्रक्शन पावर सिस्टम। तो इसका सही उत्तर होने वाला मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या मतलब होता है, सुन लीजिए कि कंप्यूटर कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन, देखो कंप्यूटर से कोई काम ही करवाना है तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, निर्देश। तो कितने मिलियन, कितने लाख, मिलियन मतलब लाखों में बात हो रही है, 10 लाख से ऊपर, कितने लाख इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में
पूर्ण परफेक्ट है, यहाँ उसका रिप्लाई हमको प्रोसेस कर देता है। ये होता है MIPS। आया समझ में? इसी से कंप्यूटर की गति मापी जाती है। और पिछली क्लास में मैंने आपको CPU के बताया था कि जो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसकी गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। वो मेगा हर्ट्ज हो सकता है, गीगा हर्ट्ज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं। अगली क्लास या सॉरी अगला MCQ, अगली स्लाइड है हमारे सामने। चलिए लिखा है MS वर्ड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? हाइपरलिंक क्या होती है पहले तो वो समझ लीजिए कि हाइपरलिंक का मतलब क्या। लिंक तो समझ में आया होगा आपको कि ये जो लिखा है लिंक क्या होता है। लिंक किसी भी वेबसाइट की लिंक हो सकती है, किसी भी चीज़ जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं उसकी मतलब अटैच करना, किसी भी वेबसाइट को एक दूसरी वेबसाइट से अटैच करना लिंक होता है। तो हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? जब आप MS वर्ड या MS DOS वगैरह जब भी कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो दस्तावेज लिख रहे होते हैं, तो जैसे कि आपने उसके अंदर इमेज लगाई और इमेज के बारे में नीचे आपने एक वेबसाइट या एक लिंक डाल दी और उसमें लिख दिया मतलब आपने कि और अधिक जानने के लिए इस फोटो को दिए गए फोटो के बारे में और अधिक जानने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें, तो जो लिंक वहाँ पर पेस्ट की गई है उसे ही हाइपर लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। और इसकी शॉर्टकट कुंजी Ctrl+K होती है। Ctrl+H से रिप्लेस होता है, कई बार बता चुका हूँ, आप सभी को याद होना चाहिए। Ctrl+L ये लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। किसके लिए? लेफ्ट अलाइनमेंट, याद रख लोगे। Ctrl+M जैसे जनरली ये PPT के अंदर या पावर पॉइंट के अंतर्गत यूज होता है हमारा, और उसमें भी क्या कब यूज होता है? न्यू स्लाइड बनाने के लिए। न्यू स्लाइड बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं अब। देखिए दोस्तों अगला MCQ है हमारे सामने। लिखा है प्रोसेसर के अंदर ALU का मुख्य कार्य क्या है? जो प्रोसेसर रहता है हमारा उसके अंदर प्रोसेसर यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर को ही CPU कहा जाता है, याद रखना। इसे ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। ALU इसका पहले तो पूरा नाम याद होना चाहिए, उसके बाद में ही आपको क्या कार्य होता है ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मतलब गणितीय गणनाएं, लॉजिक मतलब तार्किक गणनाएं, यूनिट मतलब एक प्रोसेसर के अंदर ALU ऐसी यूनिट होती है जो क्या कार्य करती है? गणितीय गणनाओं की और तार्किक गणनाओं का कार्य करती है। आया समझ में? तो डेटा को स्टोर करना नहीं, इनपुट लेना नहीं, डिस्प्ले को नियंत्रित करना नहीं, गणितीय और तार्किक गणना करना इसका सही ऑप्शन, सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला MCQ है हमारे सामने। चलिए बढ़िया सा प्रश्न है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक बाहरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है? जो कंप्यूटर में हम बाहर से अटैच करते हैं, तो कौन सी मेमोरी है? क्या रैम है? अच्छा रैम को इस प्रकार से लिखना चाहिए था, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। रोम नहीं, रैम नहीं होती, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होती, ना रोम होती है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। एस रैम जो है वो रैम का ही एक क्या है? प्रकार है। रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हम क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से अटैच करते हैं और वही उसकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए अगली स्लाइड है हमारे सामने। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रेजेंटेशन को आपको शुरू करना है तो यानी कि स्लाइड शो को शुरू करना है। स्लाइड शो को क्या करना है? शुरू करना है। तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो उसकी शॉर्टकट कुंजी F5 है। वैसे जनरली हम इसका F5 का यूज रिफ्रेश करने के लिए करते हैं, पर अगर हमसे PPT की बात कर रहा, पावर पॉइंट की बात हुई है यहाँ पर, तो F5 से हम स्लाइड शो को शुरू करते हैं।
आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, अगर आपको स्लाइड शो को बंद करना है, क्या करना है, स्लाइड शो को बंद करना है, तो किसका यूज करते हैं हम, बताइए, एस्केप, एस्केप कुंजी का। और शुरू करना है तो F5 का। आया समझ में। F1 से क्या करते हैं हम, हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। F7 से ग्रामर और स्पेलिंग वाला, ग्रामर स्पेलिंग। F11 का जनरली कोई यूज नहीं है हमारे सामने, पर F11 का यूज हम कब करते हैं, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज करते हैं और वहां पर हम जब स्टाइल डायलॉग्स बॉक्स ओपन करना रहता है तो हम F11 का यूज करते हैं। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगला MCQ है हमारे सामने, लिखा है OSI मॉडल में कुल कितनी परत होती है, कितनी लेयर्स होती है। अब OSI मॉडल होता क्या है, OSI मॉडल पूरा नाम है इसका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें दोस्तों आपको सीधे से बता दूं 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 7 लेयर्स होती है। वो मैं जब आपको OSI मॉडल अच्छे से बताऊंगा तब समझाऊंगा कि कौन कौन से 7 लेयर होती है। इसमें सबसे निचली परत फिजिकल लेयर, सबसे ऊपरी लेयर एप्लीकेशन लेयर, इनके बीच में सेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसफर लेयर, सभी समझाएंगे, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर। चलिए नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड है हमारे सामने। चलिए दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है, पूछा गया है MS एक्सेल में ऑटो सम के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिए MS एक्सेल में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जो ब्लॉक्स बने होते हैं, जो डिब्बे बने होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल। मान लीजिए किसी एक कॉलम में इस प्रकार से 2 5 7 2 3 इस प्रकार से कोई गिनती लिखी हुई है, और आपको ये जो लास्ट नीचे लास्ट वाला जो कॉलम है, इनमें चाहिए इन सभी का सम, यानी कि सभी का जोड़, कि क्या जोड़ होगा। तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी आपकी अल्ट प्लस बराबर। क्या है, अल्ट प्लस बराबर, याद रख लोगे। तो क्या होगा यहां पर, जब आप अल्ट प्लस बराबर लगाओगे तो इन सभी का जो योग है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। जैसे 5 2 7 7 7 14 14 और 5 19 यहां पर आ जाता है। आया समझ में। ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए होती है। चलो आगे पढ़ाते हैं। ऑप्शंस शॉर्टकट की कई सारी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच कौन माध्यम है, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन हार्डवेयर है, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, इनके बीच में माध्यम क्या है। जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाते हैं MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, और हार्डवेयर यानी कि मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनके बीच में दोनों का रिलेशन कौन बनाते हैं, तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो इनके बीच में क्या संबंध नहीं बन पाएगा। एंटीवायरस क्या होता है, वायरस से को खत्म करने के लिए या वायरस से को आने कंप्यूटर में आने से रोकने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ब्राउज़र आपको बताया मैंने, आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, है ना, एज हो गया। और कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर जो आपकी जो भाषाएं रहती, प्रोग्रामिंग भाषा, उसको मशीन भाषा में बदलने के लिए, ऐसी भाषा जो कंप्यूटर समझ सके, मशीन भाषा में बदलने के लिए हम कंपाइलर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, लिखा है IPv6। IP का मतलब मैंने आपको कई बार बताया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो लिखा है IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है 128 बिट्स। IP क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, जो आपके जो IT से संबंधित सारे जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गई आपकी, मतलब जो नेटवर्क से जुड़ी रहती है, जो स्मार्ट वॉच हो गई, सॉरी आपके CCTV कैमरे हो गए, आपके कंप्यूटर हो गए, आपका डिजिटल
मीटर हो गया जो घर में बिजली के लिए लगता है। तो इनकी क्या है, इंटरनेट पर एक खास पहचान के लिए जो एक नंबर दिया जाता है वो इनका आईपी एड्रेस होता है। जैसे लिखा है 192.64.32.8, ये इस प्रकार का जो तुम्हारा इनका आईपी एड्रेस होता है। ये IPv6 की बात करें तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 128 बिट्स का होता है। और अगर IPv4 की बात करें तो वो होता है 32 बिट्स का। याद रख लेना दोनों को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, समझिए। लिखा है बायोस का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको दूसरे ऑप्शन देख करके कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उत्तर लगाओ। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है बायोस का पूर्ण रूप? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए बढ़िया सा प्रश्न आया अब हमारे सामने। लिखा है इंटरनेट ब्राउजर में रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप सभी को पता होगा, कई बार बता चुका हूं, F5। और अभी इससे पहले एक MCQ में बताया था कि F5 का यूज हम पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए करते हैं। F1 हेल्प डेस्क, F2 रीनेम और F12 का यूज हम सेव एज, किसके लिए? कोई फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है तो सेव एज, और इसका यूज करते हैं हम रीनेम के लिए, और इसका हम यूज करते हैं हेल्प विंडो खोलने के लिए। आया समझ में? और ये रिफ्रेश के लिए F5 जनरली हमारे ब्राउज़र में, इंटरनेट ब्राउज़र में यूज़ करते हैं हम इसको। चलिए नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं दोस्तों। अगला MCQ है हमारे सामने। लिखा है, तो सिंपल भी है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? कि जो ये दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन आपको बताया था मैंने, केवल गूगल है, इस प्रकार से होते हैं, याहू है, बाइडो है। ये विंडो क्या होता है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फेसबुक क्या होता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? और व्हाट्सएप भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। याद रख लीजिएगा ऐसी चीज़ें, तो ये आती ही है आपकी एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने। डेटा को स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? डेटा को परमानेंटली या स्थायी रूप से, कि वहां से डेटा आपका नहीं हटेगा। रैम नहीं, रैम ये प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वहां से डेटा मतलब कुछ देर के लिए सेव किया जाता है। कैश में भी अस्थायी रूप से सेव किया जाता है। रजिस्टर भी एक प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर होती है। तो इसका सेकेंडरी स्टोरेज में ही डेटा को स्थायी रूप से सेव किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या आते हैं आपके? पेन ड्राइव हो गया, HDD हो गया। HDD का मतलब क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आपकी मतलब जो बाहर से उसमें हम यूज करते हैं। आया समझ में? कोई भी मेमोरी कार्ड हो गई जो बाहर से लगाते हैं हम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है हमारे सामने। चलो बढ़िया प्रश्न है। ASCII कोड कितने बिट्स का होता है? ASCII कोड कितने बिट्स का होता है? अब ASCII कोड होता क्या है? पहले इसका ASCII का आपको पता होना चाहिए। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये मतलब होता है आपका ASCII कोड का। कितने बिट्स का होता है? ये 7 या 8 बिट्स का होता है। 2 क्यों लिखे, 7 या 8? देखिए जो 7 होता है ये स्टैंडर्ड ASCII कोड के लिए यूज होता है। किसके लिए? स्टैंडर्ड, मानक। और एक रहता है 8, ये एक्सटेंसिबल, मतलब
ऐसा कोड या विस्तार पूर्वक जो विस्तारित हो जाए, ऐसे कोड के लिए अब हम 8 बिट्स का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे सामने और बढ़िया प्रश्न है। लिखा है एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? सब स्क्रिप्ट हो गया, एक और होता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट। और एक होता है सब स्क्रिप्ट। क्या होता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट? देखिए, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर से याद रख लो ऊपर, कि जैसे कि कोई हमारे पास जब हम उसमें यूज करते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा मैंने 82 की पावर 5, तो ये जो 5 है ये ऊपर है ना, तो ये जो 5 है ना ये सुपर स्क्रिप्ट में, किसमें है? जब ये ऊपर चला जाता है इस प्रकार से, ऊपर ये पावर में लग जाता है तो सुपर स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट में नीचे, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर H2O, तो ये जो 2 है ये नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो ये सब स्क्रिप्ट के अंतर्गत आता है। तो जो सब स्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वो कंट्रोल प्लस बराबर का यूज करते हैं हम। आया समझ में? और अगर हमें सुपर स्क्रिप्ट की बात करें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का यूज करते हैं हम। ये सॉरी, इस पर टिक नहीं लगाना था, हालांकि ये किसके लिए यूज करते हैं हम दोस्तों? सुपर स्क्रिप्ट, याद रख लेना। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब हम। चलिए, बढ़िया सा प्रश्न आया हमारे सामने। प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो पहला सबसे दुनिया का वेब ब्राउजर था वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम शॉर्टकट में www के नाम से पहचानते हैं। और इसको शुरुआत में इसका नाम नेक्सस था। क्या नाम था? नेक्सस। और इसका बाद में नाम बदल करके कर दिया गया वर्ल्ड वाइड वेब, और यही अब सबसे प्रचलित वेब ब्राउजर के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। फाइल को सेव करने के लिए सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी कई बार बता चुका हूं, F12 सेव एज करना है आपको तो F12 का यूज करते हैं हम, याद रख लेना। F2 का रीनेम कंट्रोल प्लस से मैंने बताया था कुछ समय पहले ही, आपको ध्यान रख लेना है सब स्क्रिप्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। एक्चुअली हमारा ये इस क्लास का लास्ट प्रश्न था। कैसी लगी दोस्तों आप सभी को आज की क्लास? आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी का अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।